आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। हमने अभी डिस्कशन किया था कि ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर हम कह सकते हैं हमारी अलग अलग तरीके की कंपनीज होती हैं। एक का ऑब्जेक्ट है पैसा कमाना और दूसरे का ऑब्जेक्ट है पैसा नहीं कमाना। अब मुद्दा ये उठता है कि ऐसी कौन सी कंपनी हो सकती है जिसमें प्रॉफिट मोटिव ही ना हो, मतलब जो प्रॉफिट ही ना कमाए। क्या इस तरीके की कंपनीज भी कुछ होती हैं? और कंपनीज ही क्यों होती है, वो कंपनी फॉर्म में ही काम क्यों करते हैं? वो तो ऐसे नॉर्मल भी कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे और पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे। समाज में दान करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है कंपनी के थ्रू, ऑर्गेनाइज फॉर्म में। अनऑर्गेनाइज तो आप देखते होंगे कि सड़क पे कोई भी जा रहा है वो कहता है जी कुछ पैसे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, है ना, और मुझे भूखा हूं मैं। उसे खाना दोगे तो आप खाना कहेगा जी खाना मैं खुद खाऊंगा अपनी मर्जी से, मुझे तुम पैसे दे दो। मतलब कुल मिला के उन्हें पैसे चाहिए। तो जब आप उनको दान देते हो तो आप उन्हें कितना दान दे सकते हो? 100 रुपए, 50 रुपए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत पैसे वाले हैं और दान भी देना चाहते हैं। तो वो एक ऐसी संस्था को दान देना चाहते हैं जो संस्था ट्रांसपेरेंट हो, क्लियर हो, ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो कि इस पैसे को कहाँ लगाया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी हो। ऐसी संस्थाओं को दान देना चाहते हैं। चलते फिरते सड़क पे किसी को भी दान नहीं देना चाहते। इसके लिए हमारे देश के अंदर 3 ऑर्गेनाइज्ड तरीके हैं जिसके थ्रू हम दान कर सकते हैं। पहला कंपनी, दूसरा ट्रस्ट और तीसरा सोसाइटी। ट्रस्ट के नाम पे भी आपने बहुत सुना होगा कि चैरिटेबल ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट को भी बहुत दान दिया जाता है। अगर रिलीजियस ट्रस्ट की बात करें तो जहां पर भगवान के नाम पे दान दिया जाता है। अब हर किसी का उद्देश्य अलग है। कोई चाहता है कि मुझे जो दान देना है वो गरीबों में देना है, कोई चाहता है मुझे जो दान देना है भगवान के नाम पे देना है, कोई चाहता है मुझे जो दान देना है वो बच्चों के लिए दान देना है, कोई चाहता है मुझे जो दान देना है वो बुजुर्गों के लिए दान देना है। तो हर किसी का अपना अलग उद्देश्य होता है। तो इसी तरीके से कंपनीज के अंदर एक सेक्शन 8 कंपनी होती है। आपके इंटरव्यू में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या सेक्शन 8 कंपनी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है? आंसर इज नो। ये बात तो साफ है कि सेक्शन 8 कंपनी का मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। एक तो ये बात है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन अगर मैं इसका नेगेटिव रखूं तो क्या सेक्शन 8 कंपनी का उद्देश्य लॉसेस करना होता है, लॉसेस अर्न करना होता है? वो भी नहीं है। तो फिर क्या है? बिल्कुल सही, नेकी कर और दरिया में डाल। ये तो कंपनी के मेंबर्स सोचते हैं जो पैसा देते हैं। लेकिन कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का काम करना, ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाना, जो भी पैसा आता है। और अगर उस ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने से किसी तरीके का कोई मुनाफा होता है, कोई प्रॉफिट होता है, तो सेम उसी ऑब्जेक्ट में दोबारा से लगा देना। मतलब उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बैन है। क्या बोला मैंने? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बैन है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, बस डिस्ट्रीब्यूशन पे रोक है। क्लियर हो रही है बात? अब यहाँ पे अगर हम कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट की बात करें, पर्सन और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट एज ए लिमिटेड कंपनी। अब मैं आपको यहाँ पे और बेसिक बातें लेके चलती हूँ और जीरो में लेके चलती हूँ। हमारे सामने एक क्वेश्चन ये उठता है कि ये सेक्शन 8 में ही क्यों डिफाइन किया? अगर इससे पहले मैं चलूं आपको तो सेक्शन 8 कंपनी सेक्शन 25 में डिफाइन थी, सेक्शन 25 में। वो था हमारा ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 और आज हम इसका नाम क्या रख रहे हैं? सेक्शन 8। तो इसको सेक्शन 8 क्यों बोला जाता है? ये क्या लॉजिक है कि इसको सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं? क्या कारण है इसके पीछे, क्या वजह है किसको सेक्शन 8 कंपनी बोला जाता है? इसकी वजह मैं बताती हूँ आपको बच्चों। इसकी वजह यह है कि सेक्शन 7 के अंदर प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया है। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस है। कौन से सेक्शन के अंदर? 7। 7 फेरों से बंधा ये जन्मों का बंधन। तो सेक्शन 7 में प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। तो सेक्शन 8 के अंदर भी कंपनी का प्रोसेस ही है इनकॉर्पोरेशन का, लेकिन ये स्पेशल तरीके की कंपनी है, ये कुछ अलग तरीके की कंपनी है, लाइसेंस्ड कंपनी जिसे हम बोलते हैं। तो वो सेक्शन 8 है। ठीक है बच्चों? अब ये भी बात समझ में आ गई होगी कि इसका नाम सेक्शन 8 क्यों रखा, क्योंकि अब ये स्पेशल तरीके की कैसे है, नॉर्मल कंपनी से हटके कैसे है। हमें जो पढ़ने का एटीट्यूड रखना है वो रटना बिल्कुल भी नहीं रखना।
अब तक आप कैसे पढ़े मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो पढ़ना है वो सिर्फ समझना है और अपने दिमाग से, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ही लिखना और क्वेश्चन भी उससे ही सॉल्व करने हैं। क्योंकि मैं आपको टॉपिक पढ़ाने से पहले टॉपिक का पूरा बैकग्राउंड क्लियर करूंगी, क्या है और उसके साथ ये क्यों है। पहले ये बताइए कि सेक्शन 8 का लॉजिक समझ में आया कि सेक्शन 8 में क्यों है। क्योंकि सेक्शन 8 में इस कंपनी को चलाने के लिए स्पेशली एक लाइसेंस लिया जाता है और लाइसेंस लेने की प्रक्रिया दी है। लाइसेंस देने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब मुद्दा ये उठता है कि इस कंपनी को चलाने के लिए लाइसेंस क्यों लिया जाता है। ये भी तो नॉर्मल कंपनी की तरह चल सकती है, नहीं चल सकती, क्योंकि ये कंपनी दूसरी कंपनियों से इसलिए अलग है, इसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समाज की सेवा करना है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब एक्ट बनाया गया तो उस एक्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे सेक्शंस है जो सेक्शन 8 कंपनी पर लागू नहीं होते। सेक्शन 8 को रिलैक्सेशन दी जाती है कि भैया ये कुछ जो है समाज के सहायता के लिए है, तो इस कंपनी को कुछ सेक्शंस की क्या दे दी जाएगी, रिलैक्सेशन दी जाएगी, इसके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये तो कंपनी एक्ट की बात हुई। आपने कितनी बार देखा होगा कि प्रॉपर्टी डोनेट कर दी है, प्रॉपर्टी का डोनेशन कर दिया, ट्रस्ट को दे दी, संस्था को दे दी, ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा कि एक पर्टिकुलर संस्था को दे दी, एक पर्टिकुलर इसको दे दी, उसको दे दी। इनको प्रॉपर्टी भी मिलेगी, इनको इमूवेबल प्रॉपर्टी भी दी जाएगी। तो यहां पे जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात होगी तो बहुत सारे चैरिटी कमिश्नर से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। इनको इनकम टैक्स में भी रिलैक्सेशन मिलेगी, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा भैया इनको तो रेगुलेट करना पड़ेगा, और रेगुलेट होता है बच्चों लाइसेंस के थ्रू। किसके थ्रू होता है, लाइसेंस के थ्रू। तो लाइसेंस इशू किया जाता है, क्या इशू किया जाता है, लाइसेंस इशू किया जाता है। और लाइसेंस इशू करने से पहले, अब मैं सारी चीजें इसकी बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। लाइसेंस इशू करने से पहले गवर्नमेंट जब लाइसेंस इशू करती है तो लाइसेंस इशू करने से पहले साफ बोल दिया जाता है कि आपको लाइसेंस इस कंडीशन पे इशू किया जा रहा है कि आप जो भी पैसा कमाओगे, इस कंपनी को चला के आप जो भी पैसा कमाओगे उसको इसी ऑब्जेक्ट में लगाना होगा। लेकिन आपका कंपनी का लाइसेंस आपको तब मिलेगा जब आपका ऑब्जेक्ट इनमें से कोई एक होगा। कि ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, एनवायरमेंट एक्सेट्रा। ठीक, तो एक तो बात ये होगी कि ऑब्जेक्ट डिफाइन होगा। दूसरा, किसी भी तरीके का कोई भी मुनाफा होगा तो उस मुनाफे को इसी उद्देश्य को प्रमोट करने में लगा दिया जाएगा। ठीक है। तीसरी बात, किसी भी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड नहीं होगा। मतलब इंटेंड टू प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड नहीं किया जाएगा। क्लियर होगी बात। अब इस कंपनी की खास पहचान समझो। सेक्शन 8 कंपनी के अंत में ना तो लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल होता और ना प्राइवेट लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल होता। इस कंपनी के अंत में या तो एनपीओ या एनजीओ शब्द लिखा जाता है। क्या क्या बताया जरा बताना, एनपीओ या फिर एनजीओ। अब देखिए आप, ये इस तरीके की कंपनी को बोलते हैं क्या, सेक्शन 8 कंपनी। कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने, कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, चैरिटी को प्रमोट करना। तो समझ में आएगी सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी अगर कभी भी आगे नहीं बढ़ पा रही है, काम नहीं कर पा रही है, तो जो दूसरी सेक्शन 8 कंपनी है उसके साथ इसको मर्ज कर दिया जाता है। सेक्शन 8 कंपनी कभी भी अपने मेमोरेंडम आर्टिकल के अंदर बदलाव नहीं कर सकती, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसके बाद ही होता। अगर कर दिया तो कंपनी का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। लेकिन लाइसेंस रद्द करने से पहले उनको अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा। इसे बोलते हैं बच्चों अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। क्या बोला मैंने, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है बच्चों, तो ये थी कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने, कंपनीज विद a person or an association of person registered as licensed under section 8 of Companies Act as a limited company has in its object the promotion of commerce, art, science, sports, education, research, intend to apply its profit if any other income, promotion its object, intend to prohibit the payment of any dividend to its members. आगे बच्चों,
ये थी हमारी सेक्शन 8 कंपनी। आई थिंक सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब दूसरी तरफ बढ़ेंगे हम, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के साथ साथ गवर्नमेंट कंपनी हम थोड़ी देर बाद डील करेंगे, जब होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ेंगे तो उसके साथ इसकी कनेक्टिविटी बनाएंगे। अभी हम पढ़ेंगे बच्चों फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी किसको बोलते हैं? फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड कहां पर? आउटसाइड इंडिया। हमने इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर भी अलग अलग दो तरीके की कंपनी समझी। एक होती है इंडियन कंपनी और दूसरी होती है फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी वो कंपनी होती है जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, और फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है। यही था ना, अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इज नॉन एज फॉरेन कंपनी, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इज नॉन एज इंडियन कंपनी। ठीक है बच्चों, लेकिन इसके लिए दो कंडीशन। पहली, विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इनकॉर्पोरेट कहां पे हुई है? आउटसाइड इंडिया। प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर है? इंडिया में। आइदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, या तो फिजिकल फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में। कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। क्लियर? ऑल क्लियर? तो दो बातें यहां पे समझने वाली हैं कि हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। क्लियर? ऑल क्लियर? चलिए जी, इसके सेक्शन की अगर मैं बात करूं, इट इज डिफाइंड इन द सेक्शन 2 क्लॉज 42। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 42। सेक्शन 2 क्लॉज 42 के अंदर ये क्या की गई है? डिफाइन की गई है। 42 बया प्लस इंग्लिश। क्या बोला मैंने? बया प्लस इंग्लिश, 42 इसे बोला जाता है। अब देखो आगे थोड़ा सा और समझते हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया ऑल डेफिनेशंस आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2। कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। अब आज तक आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। तो गवर्नमेंट कंपनी इज डिफाइंड, सेक्शन नंबर बताओ। 2 तो कॉमन रहेगा, क्लॉज नंबर 45। सेक्शन 2 तो कॉमन है सबके लिए, आगे बस याद करना है क्लॉज 45। तो इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 45। गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी जिस विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो इसे जरा समझते हैं। जैसे कि एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड के अंदर 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। पेड अप शेयर कैपिटल में एक चेंज आ गया था, और पेड अप शेयर कैपिटल की जगह हो गया था टोटल वोटिंग पावर। क्या बोला मैंने? टोटल वोटिंग पावर वर्ड यूज किया। तो यहां पे कह रहे हैं कि टोटल वोटिंग पावर कितनी? 51% और मोर अगर किसने कंट्रोल कर रखी है? खाली सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्या वर्ड यूज किया पहले? खाली सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलके होल्ड कर रखी है। क्या क्या बताया जरा बताना मैंने? या तो खाली सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलके किस में कंट्रोल कर रखी है? गवर्नमेंट कंपनी में, किसी भी कंपनी में। तो उस कंपनी का स्टेटस क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट। क्या स्टेटस हो जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर और का मतलब क्या होता है? या एनी स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। आगे जो ये वर्ड यूज किया, इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी। इसका मतलब यहाँ पे एक ऐसी कंपनी भी आई है जो कि क्या है? सब्सिडरी है। अगर गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी है तो उसको भी क्या बोला जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी। क्या बोला जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी। अब फिर से सुनो, अगर किसी कंपनी को तुम्हें ये बताना है, ये स्टेटस डिफाइन करना है कि ये कंपनी कैसी कंपनी है, तो एक ऐसी कंपनी जिस कंपनी के अंदर
51% या फिर उससे ज्यादा। अब पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है, पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, टोटल वोटिंग पावर किसने कंट्रोल कर रखी है, आइदर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर दो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट प्लस यूपी गवर्नमेंट दोनों ने मिलके, तो ऐसी कंपनी को क्या बोला जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर। एक मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूं। अभी ये पढ़ाऊंगी मैं सब्सिडरी के बारे में, अभी आपने पढ़ा नहीं है। ये देखिए बच्चों, बहुत लंबी लिस्ट है। BHEL, ब्रिज रूफ कंपनी, रिचार्डसन, हेवी इंजीनियरिंग, HMT, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट कॉरपोरेशन, नेपाल लिमिटेड, हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, सांबर साल्ट्स, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि जो कि किस में आ जाती है हमारी, ONGC, आपने नाम सुना होगा, ONGC सुना है, ONGC, और NTPC का नाम आपने जरूर सुना होगा, NTPC कंपनीज। तो इट मीन्स ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपके इंडिया के अंदर बेसिकली हम कह सकते हैं एज ए गवर्नमेंट कंपनी काम कर रही हैं। तो गवर्नमेंट एक स्टेटस होता है, अगर गवर्नमेंट कंपनी ने अपने शेयर्स फर्दर किसी को क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए, तो हम उसको क्या नहीं बोल सकते, फिर गवर्नमेंट कंपनी नहीं बोल सकते। आपको एक पेपर तैयार करना है, उसमें मैं सेक्शंस बताऊंगी और वो सेक्शंस की समरी होगी। जब आप कंपनी लॉ पढ़ोगे तो सारे याद करने, एक बार निकालिए जल्दी से एक पेपर और पेन, और सेक्शन समरी बस CSEET में यूज होगा। एक्जी में तो बड़ी होती है वो समरी, वहां पे पूरे कंपनी एक्ट की सिखाई जाती है, लेकिन आपके यहाँ जितने भी सेक्शंस है उसकी समरी है। सेक्शन समरी, सबसे पहले सेक्शन नंबर 1, Section 1 is a short title extent commencement. शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट हो गया बच्चों, सेक्शन नंबर 1। सेक्शन 2 में क्या है, ऑल डेफिनेशंस। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हैं। सेक्शन 3 मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। सेक्शन 4 आप सभी बच्चे जानते हो, मैंने सिखा रखा है, MOA, कंटेंट्स ऑफ MOA। सेक्शन 5 AOA,
कैसे याद किए? 4 और 5 आप सभी बच्चे जानते हो, 4 और दिमाग लगाकर मेमोरी शार्प होती है, सेक्शन नंबर 4। और एमओए के जस्ट बाद वाला सेक्शन क्या होता है? एओए, तो 5। सेक्शन 6 इज अ ओवरराइडिंग इफेक्ट, overriding effect of Companies Act. Overriding effect of Companies Act. ठीक है। सेक्शन 6-7 यू नो 7 फेरों से बंधा ये जन्मों का बंधन, इट मीन्स प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सेवन हो गया प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सेक्शन नंबर 8 स्वर्ग का गेट, मतलब एनपीओ, एनजीओ, ठीक। सेक्शन नंबर 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, जो फीचर्स होती है कंपनी की, सारी फीचर्स आ जाती हैं रजिस्ट्रेशन के बाद। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 10 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एमओए एंड एओए। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एमओए एंड एओए। हो गया बच्चों? ठीक है। सेक्शन 11 खत्म हो गया है, हटा दिया सेक्शन 11, ओमिटेड। अब यहां तक आपको एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रही हूं और बाकी के सेक्शंस में ऐड कराती जाऊंगी, क्योंकि कुछ डायरेक्टर के सेक्शंस भी पढ़ाने, मिनिमम डायरेक्टर 149 में, तो कुछ सेक्शंस डायरेक्टर के भी देखेंगे। तो अभी स्टार्टिंग से देख लेते हैं। 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट, 2 में डेफिनेशन है, 3 में मिनिमम मेंबर, 4 में एमओए, 5 में एओए, 6 में इफेक्ट ऑफ ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट, 7 में प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 8 में एनपीओ एनजीओ, 9 में इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, 10 में इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एमओए, 11 इज ओमिटेड। और वैसे मैं आगे की बता रही हूँ, आपको याद नहीं करने। सेक्शन 12 में कंपनी हैविंग इट्स, लिखना नहीं है अभी, कंपनी हैविंग इट्स साउंड रजिस्टर्ड ऑफिस। 13 शब्द हमारे अच्छा नहीं बोला जाता, तो ऑल्टरेशन इन एमओए, और 13 ऑल्टरेशन ऑफ एमओए, तो 14 किसका होगा? ऑल्टरेशन ऑफ एओए। ठीक है, तो वो अभी आपके काम के रही है, वो हम पढ़ेंगे आगे चल के जब आप अगले लेवल पे आओगे। लेकिन अब डेफिनेशन में देखिए कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़ चुके। सेक्शन 2 क्लोज 20 कंपनी, सेक्शन 2 क्लोज 68 प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 क्लोज 71 पब्लिक कंपनी, हम साथ हैं, इट मीन्स पब्लिक कंपनी। सेक्शन 2 क्लोज 42 42 बया प्लस इंग्लिश, मतलब कौन सी कंपनी है? फॉरेन कंपनी। ठीक है। सेक्शन 2 क्लोज 45 4-5 सरकारें मिलकर कंपनी चला रही है, गवर्नमेंट कंपनी। ये आप लिख के लाना। ठीक है बच्चों? हाँ जी, लाइव स्टूडेंट्स, चलिए जी।